नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। हमारे बीकॉम भाग थर्ड के सभी विद्यार्थी का वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा है वो है अंतिम खाते एवं प्रबंधकीय पारिश्रमिक, और पेपर का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें है हम चर्चा कर रहे हैं प्रबंधकीय पारिश्रमिक, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। फर्स्ट पार्ट इसका हमने पोस्ट कर दिया था। अब आज हम सेकंड पार्ट के बारे में बातचीत करेंगे कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन से संबंधित जो प्रावधान है, जो अनुसूची है, उसके पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट में लाभ कमाने वाली कंपनी द्वारा देय पारिश्रमिक है, और दूसरा है लाभहीन या अप्राप्त लाभ वाली कंपनियों द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना देय पारिश्रमिक। इन दोनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि अन्य जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पार्ट सेकंड। अनुसूची कौन सी है? 5, जिसके पार्ट फर्स्ट और सेकंड केंद्र सरकार के या केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना प्रबंधक, संचालक, पूर्णकालीन संचालक अथवा प्रबंधक को दे पारिश्रमिक। अनुसूची 5 में उन शर्तों का उल्लेख है जिन्हें प्रबंधक, संचालक, पूर्णकालीन संचालक अथवा प्रबंधक की नियुक्ति के लिए पूरा करना पड़ता है। अनुसूची के पार्ट फर्स्ट के प्रबंध के कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तें दी गई है। पार्ट फर्स्ट है, उसमें प्रबंध के कर्मचारी है, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है उनके संबंध में शर्तें दी गई है। पार्ट सेकंड और थर्ड में पारिश्रमिक की वह शर्तें दी गई हैं जिनके अनुरूप इन्हें पारिश्रमिक का भुगतान करने पर केंद्रीय सरकार से अनुमोदन नहीं कराना पड़ता, और इन सभी सीमाओं का शीर्षकों के में वर्णन किया जा सकता है। नंबर 1 है लाभ कमाने वाली कंपनियों द्वारा देय पारिश्रमिक, खंड फर्स्ट। और लाभहीन, ये लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियां केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना दे पारिश्रमिक, ये खंड सेकंड। ये दो ही हम आज डिस्कस करेंगे टॉपिक। तो फर्स्ट है लाभ वाली कंपनियों द्वारा दे पारिश्रमिक। किसी भी वित्तीय वर्ष में लाभ कमाने वाली कंपनी अपने प्रबंध के व्यक्ति या व्यक्तियों को धारा 197 में निर्धारित की गई सीमाओं के भीतर पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है, किंतु ऐसी कंपनियों को धारा 197 के अन्य सभी प्रावधानों का भी पालन करना होगा। अनुसूची 5 के पार्ट सेकंड का खंड फर्स्ट में ये बात उल्लेखित है कि धारा 197 में उल्लेखित सीमाएं निम्नलिखित है। शर्तें कौन कौन सी है? ये सीमाएं हैं, इन सीमाओं से ज़्यादा आप भुगतान नहीं कर सकते। नंबर 1, सभी संचालकों जिसमें प्रबंध संचालक, पूर्णकालीन संचालक या प्रबंधक सहित को किसी भी वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ के 11% तक की राशि जिसमें बैठकों में भाग लेने हेतु प्रबंधकीय पारिश्रमिक के शुल्क के अतिरिक्त के पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है। ये पहली शर्त है। 11% ही भुगतान किया जा सकता है, जिसमें बैठकों में भाग लेने हेतु प्रबंध के शुल्क को इसमें शामिल नहीं करेंगे। नंबर 2, यदि कंपनी में केवल एक ही प्रबंध संचालक या प्रबंधक है
तो उसे अधिकतम शुद्ध लाभों के 5% तक पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है। यह दूसरी शर्त है, 5% का भुगतान किया जा सकता है यदि एक ही प्रबंधकीय पारिश्रमिक है। नंबर 3, यदि कंपनी में एक से अधिक प्रबंधक संचालक या पूर्णकाल संचालक है तो उन सबको अधिकतम शुद्ध लाभ 10% तक पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है। यदि एक से अधिक प्रबंधकीय पारिश्रमिक है तो उनको कंपनी के शुद्ध लाभ के 10% तक भुगतान किया जा सकता है। नंबर 4, अंशकालीन संचालकों को, जिसमें प्रबंध संचालक को छोड़कर। नंबर 1, यदि कंपनी में कोई प्रबंध संचालक या पूर्णकालीन संचालक न हो तो उसे अधिकतम शुद्ध लाभ के 3% तक का भुगतान किया जा सकता है अंशकालीन संचालक को, जिसमें प्रबंध संचालक है वो शामिल नहीं है। नंबर 2, यदि प्रबंध संचालक या पूर्णकालीन संचालक भी है तो उन्हें अधिकतम शुद्ध लाभ के 1% तक का भुगतान किया जा सकता है। यदि प्रबंध संचालक या पूर्णकालीन संचालक भी है तो उसे अधिकतम शुद्ध लाभ के 1% तक का भुगतान किया जा सकता है। ये हो गई लाभ वाली कंपनियों द्वारा देय पारिश्रमिक। अब देखिए, लाभहीन या अपर्याप्त लाभ वाली कंपनियों द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना देय पारिश्रमिक। लाभहीन का मतलब जिनमें कंपनियों में लाभ कम होता है या लाभ अपर्याप्त होता है, उन कंपनियों द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना देय पारिश्रमिक। यदि केंद्र सरकार से अनुमोदन नहीं कराना है तो एक सीमा निर्धारित की गई है, इस सीमा से ज्यादा आप उनको भुगतान नहीं कर सकते। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको पूरा ध्यान से समझें। किसी प्रबंधक व्यक्ति के पूर्ण काल के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी में लाभ न हो अथवा लाभ अपर्याप्त हो तो वह कंपनी केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रबंधकीय व्यक्ति को निम्नलिखित योजना ए तथा योजना बी में निर्धारित सीमा में पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है। किसी प्रबंध व्यक्ति के कार्यकाल के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी में लाभ न हो अथवा लाभ अपर्याप्त हो तो वह कंपनी केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रबंधकीय व्यक्ति को निम्नलिखित योजना ए और योजना बी में निर्धारित सीमा का भुगतान कर सकती है। अब योजना ए देखिए, योजना ए है, दो इसमें हम कॉलम करेंगे। एक तो यदि प्रभावी पूंजी है और दूसरा होगा वार्षिक पारिश्रमिक की सीमा जो इससे अधिक नहीं होगी। तो देखिए, नकारात्मक या 5 करोड़ से कम पूंजी हो तो 30 लाख तक की सीमा तक ही भुगतान किया जा सकता है। 5 करोड़ से कम हो या नकारात्मक हो तो 30 लाख तक की अधिकतम सीमा है, इससे ज्यादा भुगतान नहीं किया जा सकता। नंबर 2 है 5 करोड़ से अधिक किंतु 100 करोड़ से कम, तो 42 लाख रुपए तक का वार्षिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 100 करोड़ से अधिक किंतु 250 करोड़ से कम हो तो 60 लाख तक के पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है। और लास्ट है 2.5 करोड़ से अधिक, तो 60 लाख अथवा 2.5 करोड़ से अधिक प्रभावी पूंजी के 0.1% का अतिरिक्त पारिश्रमिक। 60 लाख तो देंगे, इसके साथ साथ 2.5 करोड़ से अधिक की पूंजी है उस पर 0.01% के अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान भी किया जाएगा। यदि कंपनी अपनी साधारण सभा में पारिश्रमिक भुगतान का विशेष प्रस्ताव पारित करके कंपनी की इस राशि को दुगना कर सकती है। इसको दुगना करना है तो कंपनी को अपनी साधारण सभा है उसमें
पारिश्रमिक भुगतान का विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा और पारित करके इस राशि को दुगना कर सकते हैं। ये उल्लेखनीय है कि यदि देय पारिश्रमिक की अवधि 1 वर्ष से कम है तो इस राशि को आनुपातिक आधार पर निर्धारित कर दिया जाएगा। यदि ये राशि के देय पारिश्रमिक की अवधि 1 वर्ष से कम है तो इसको आनुपातिक आधार पर कम कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे बी प्लान की। बी प्लान देखिए, इस प्रबंध के व्यक्ति की दशा में प्रबंध के व्यक्ति के रूप में नियुक्ति से पूर्व 2 वर्ष के दौरान कंपनी का कर्मचारी या संचालक या किसी संचालक या प्रवर्तक का संबंधी अथवा कंपनी का अंशधारी नहीं था और अब कंपनी के 5 लाख के अंकित मूल्य की प्रतिभूति का धारक है तो वर्तमान संबंधित लाभ का 2.5% तक पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है। वापस हम समझिए कि प्रबंध के व्यक्ति की दशा, प्रबंध के वही व्यक्ति है तो उस दशा में जो प्रबंध के व्यक्ति के रूप में नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षों के दौरान कंपनी का कर्मचारी या संचालक या प्रबंधक का संबंधी अथवा कंपनी का अंशधारी नहीं है। 2 वर्ष से पूर्व ये नहीं होना चाहिए और अब 5 लाख रुपए के अंकित मूल्य की प्रतिभूति का धारक है तो उसको 2.5% तक की पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है। उपयुक्त खंड सेकंड में वर्णित पारिश्रमिक की निम्नलिखित दशा लागू होगी। नंबर 1 है, संचालक मंडल ने प्रस्ताव पारित करके पारिश्रमिक भुगतान का अनुमोदन कर दिया हो तथा निर्धारित वर्ग की कंपनियों में सम्मिलित कंपनियों की दशा धारा 178(a) के अधीन नामांकन व पारिश्रमिक समिति द्वारा भी पारिश्रमिक का अनुमोदन किया गया हो। नंबर 2, यदि किसी ऋण, सार्वजनिक जमाओं, ऋण पत्रों या उन पर देय ब्याज के भुगतान में ऐसे प्रबंध के व्यक्ति की नियुक्ति की तिथि से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 30 दिन तक निरंतर दोषी नहीं हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि कंपनी किसी ऋण, सार्वजनिक जमा, ऋण पत्रों या उन पर देय भुगतान के संबंध में प्रबंध के व्यक्ति की नियुक्ति के तिथि के पूर्व वित्तीय वर्ष में 30 दिन तक निरंतर दोष नहीं किया हो, उसने कोई भुगतान में कोई कमी नहीं किया हो, कोई दोष नहीं किया हो। और लास्ट है थर्ड, कंपनी की साधारण सभा में अधिकतम 3 वर्ष तक के पारिश्रमिक भुगतान के लिए विशेष प्रस्ताव पारित कर लिया हो 3 वर्ष तक के भुगतान का। और लास्ट है, उपयुक्त सभी सभाओं की सूचना के साथ एक ऐसा विवरण संलग्न किया जाएगा जिसमें अनुसूची 5 के पार्ट सेकंड के खंड सेकंड में निर्धारित की गई सूचनाएं आपको दी जाएंगी। तो इससे संबंधित 2 आपको योजना है, उन पर ध्यान देकर उन पारिश्रमिक का भुगतान आपको करना है लाभहीन या अपर्याप्त लाभ वाली कंपनियों द्वारा और उसका केंद्र सरकार से अनुमोदन किए बिना ये आप भुगतान कर सकते हैं। ये टेबल आपको पूरी याद करनी है और उसके अनुरूप ही आपको अपने सवालों का आंसर देना है। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।